Hi guys, today we are going to study about the wasteland. Okay, now this wasteland is a very good poem which is written by T.S. Eliot. Okay, so the wasteland is written by T.S. Eliot. Now, the first thing which we will understand is about the author introduction. Okay, so this is the first thing, the author introduction. Who is T.S. Eliot? T.S. Eliot was an important poet, playwright and literary critic of the 20th century. टी.एस. एलियट अपने ज़माने के सबसे इम्पोर्टेंट पोएट थे, प्लेराइट मतलब ड्रामा लिखते थे एंड लिटरेरी क्रिटिक थे. ही वॉज बोर्न इन द यूनाइटेड स्टेट्स, वो यूएस में पैदा हुए थे एंड इन 1888 बट लेटर बिकेम अ ब्रिटिश सिटीजन. तो उन्होंने उनका बर्थ यूएस में हुआ था बट देन वो लंदन चले गए और ब्रिटिश सिटीजन बन गए. इलियट इज नोन फॉर चेंजिंग द वे पीपल थॉट अबाउट पोएट्री. उन्होंने पोएट्री का डायरेक्शन ही चेंज करके रख दिया था. His writing often shows the struggles of modern life, especially after World War One, when many people felt lost and confused. तो उनकी राइटिंग्स ने मॉडर्न लाइफ के स्ट्रगल्स को बताया, स्पेशली जब वर्ल्ड वॉर वन खत्म हुई थी. तो उसके बाद जो लोगों के स्ट्रगल्स थे, बहुत से लोगों ने अपने जो है लव्ड वंस को खोया था और बहुत से लोग कंफ्यूज थे कि आगे क्या करें. तो उनकी पोएम्स में ये सब चीज़ें देखने मिलती थी, रियलिटी दिखाई थी उन्होंने. Now his most famous works. So the first one is The Wasteland, which is very famous, which we will now understand. Second, The Love Song of J. Alfred Prufrock, Four Quartets and Murder in the Cathedral. ये इनके 4 फेमस वर्क्स हैं. इसको आप ज़रूर कोट कीजिएगा जब भी आप किसी ऑथर के बारे में लिख रहे हैं, तो आप ज़रूर ये चीज़ मेंशन कीजिए. Now, Eliot's poetry mixes many different voices, languages and references to books, हिस्ट्री एंड रिलीजन. अब उनकी जो पोइट्री रहती थी वो मिक्सचर होती थी जिसमें वो बहुत सारी वॉइसेस का यूज़ करते थे, बहुत सारी लैंग्वेजेस का यूज़ करते थे, मतलब बहुत सारे लैंग्वेजेस का मिक्सचर होता था. प्लस बहुत सारी बुक्स वो पढ़ते थे, गो थ्रू करते थे. उसके बाद उनसे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो उन्हें अच्छी लगती थी और फिर अपने वर्ड्स में उनको कंपाइल करके उन्होंने पोएम तैयार करते थे. तो वो इसलिए फेमस थे. उनका मेन जो जॉनर हमें कहना चाहिए, जो मेन उनकी चीज थी जिसके लिए वो फेमस थे, दैट वाज कि वो दूसरी कंपाइलेशंस को, दूसरी बुक्स को, दूसरी लैंग्वेजेस को, दूसरी वॉइसेस को पढ़ते थे, गो थ्रू करते थे और उनका मिक्सचर उनकी पोएम में देखने मिलता था. अलग अलग जगह की हिस्ट्री, अलग अलग जगह के रिलीजन्स के बारे में पढ़ाई करते थे. तो उन्होंने 1000+ बुक्स रीड कर चुके थे. He believed that modern society had lost its spiritual and cultural center and he called his poetry to explore this loss. उनको ऐसा लग रहा था कि जो सोसाइटी है वो अपना आध्यात्म, जो स्पिरिचुअल है, जो अपना कल्चर है, जो अपनी संस्कृति है, वो धीरे धीरे भूलती जा रही है. तो वो चाहते थे कि उनकी पोइट्री के थ्रू वो लोगों को जो है अवेयर कर सके कि अपनी संस्कृति को ना छोड़े, अपने स्पिरिचुअलिज्म को ना छोड़े. तो वो अपने पोएम के थ्रू लोगों को जागृत करना चाह रहे थे. उन्हें नोबेल प्राइज भी मिल चुका है एंड ही डाइड इन 1965. सो उनकी डेथ हो गई थी 1965 में, बट उनका जो वर्क है वो आज भी अकेडमिक्स में पढ़ा जाता है और इसलिए आज हम भी पढ़ने वाले हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द समरी कि वेस्टलैंड है क्या एक्चुअली, किस चीज के बारे में बताया गया है. The Wasteland is a poem about the confusion, sadness and emptiness people felt after World War One. तो जैसा मैंने बताया था कि उन्होंने लोगों के स्ट्रगल्स और रियलिटी को बताया, स्पेशली जब वर्ल्ड वॉर वन खत्म हुआ था. तो ये पोएम वर्ल्ड वॉर वन के बाद लिखी गई है और वर्ल्ड वॉर वन के बाद लोग काफी दुखी थे क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपने लव्ड वंस को खोया था, बहुत सारे लोगों के बिजनेस बंद हो गए थे एंड बहुत लॉस हुआ था, है ना. इकोनॉमिकली, सोशली, कल्चरली, हर तरीके से काफी लॉस हुआ था. बहुत सारी कंट्रीज को, पूरे वर्ल्ड को ही हुआ था. तो काफी लोग कंफ्यूज्ड थे कि अब आगे क्या करें. काफी लोग सैड थे, दुखी थे अपने लोगों को खो के. काफी लोग अंदर से खोखले हो चुके थे, है ना, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कोई वर्ल्ड वॉर होगा. Now it shows a world that has lost its meaning and its connection to nature, love and spirituality. तो उन्होंने इसमें बताया है, उन्होंने ये सब चीजें तो बताई हैं कि लोगों को कितनी कंफ्यूजन थी, सैडनेस थी. प्लस उन्होंने बताया है कि अब वर्ल्ड वॉर हो गया है तो लोगों ने जीने का मकसद ही खो दिया है ना. लोगों ने अपना कनेक्शन नेचर से, लोगों ने अपना कनेक्शन तोड़ लिया है.
लव और स्पिरिचुअलिटी, मतलब लोग इतना सब नुकसान देख के अब कंफ्यूज हो गए, जो रियल हैप्पीनेस है उसकी तरफ नहीं जाना चाह रहे हैं। पीपल इन द पोएम फील ब्रोकन, लोनली एंड अनश्योर ऑफ व्हाट टू बिलीव इन। अब क्योंकि लोग टूट चुके हैं अंदर से, अकेले पड़ गए हैं और अनश्योर हो गए हैं कि अब किस चीज में भरोसा रखे, किस चीज में नहीं। जबकि उनको देखना चाहिए कि नेचर आज भी हमारे पास है, हम आज भी स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जा सकते हैं, हमारी संस्कृति को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लाइफ के रियल मकसद को हम आज भी पा सकते हैं। बट वो इन सब को छोड़ के मटेरियलिस्टिक चीज के लॉस के लिए दुखी हो रहे हैं। सो द पोएम इज स्प्लिट इनटू 5 पार्ट्स। तो पोएम को टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ईच पार्ट शोज डिफरेंट पीपल एंड प्लेसेस बट दे ऑल शेयर अ फीलिंग ऑफ होपलेसनेस एंड डिस्कनेक्शन। तो हर पार्ट में जो है अलग अलग लोगों को और अलग अलग जगहों के बारे में बताया गया है, पर सब जो है होपलेसनेस और डिस्कनेक्शन ही फील कर रहे हैं, मतलब सब दुखी हैं। पहला पार्ट बताया गया ब्यूरियल ऑफ द डेड। इस पार्ट में बताया गया कि किस तरीके से स्प्रिंग, जो हमेशा एक हैप्पी सीजन हुआ करता था, अब वो पेनफुल हो गया है। क्यों? क्योंकि जब भी स्प्रिंग सीजन आता है तो वो हमें वर्ल्ड वॉर 1 की दुखी यादों में लेके चला जाता है। तो स्प्रिंग सीजन जिसको अच्छा समझते थे, अब वो हमें बुरा लग रहा है, क्योंकि वो हमें हमारे बैड पास्ट को याद दिला रहा है। इट इंट्रोड्यूसेस डिफरेंट पीपल हु फील लॉस्ट एंड डिस्कनेक्टेड फ्रॉम लाइफ। ऐसे लोगों के बारे में बता रहा है जो अब इस लाइफ से जा चुके हैं और हम काफी अकेला फील कर रहे हैं। सेकेंड पार्ट, अ गेम ऑफ चेस। नाउ इस पार्ट में बताया गया है कि जो एक वुमेन है हु इज एंग्शियस एंड अनहैप्पी, जो काफी फैंसी रूम में, जिसके पास अपने आसपास सब कुछ है, फिर भी वो दुखी है। फैंसी रूम में है जहाँ पे उसके पास कपड़े हैं, ज्वेलरी है, सब चीज है, बट वो तब भी परेशान है और वो काफी दुखी है, अनहैप्पी है। तब वो एक और सीन की तरफ की बात करता है जहाँ पे एक पब है, जहाँ पे सम वुमेन टॉक्स अबाउट अ फ्रेंड्स फेल्ड मैरिज, जहाँ पे कुछ औरतें मिलके अपने दोस्त की फेल्ड मैरिज के बारे में डिस्कस कर रही हैं। बोथ सीन्स बता रहे हैं, ये दोनों सीन्स से पोएट ये कहना चाह रहा है कि इंसान अंदर से कितना खोखला हो चुका है। जिसके पास सब कुछ है वो भी दुखी है, और जिसके पास सब कुछ नहीं है वो भी दुखी है। तो वो ये बताना चाह रहा है, ठीक है। थर्ड पार्ट में द फायर सरमन। द फायर सरमन ने पोएट ने बताया कि हाउ पीपल आर ऑब्सेस्ड विथ फिजिकल प्लेजर। इसमें पोएट ने बताने की कोशिश की है कि लोग फिजिकल प्लेजर को ही एक असली खुशी और असली सुख मान लेते हैं, कि जो फिजिकल प्लेजर है वो ही सब कुछ है। पर असल में क्या वो सुख है? हाँ, ऑब्वियसली वो है, बट क्या वो रियल हैप्पीनेस है? नहीं, वो सब कुछ नहीं ला सकता ना, सारी हैप्पीनेस नहीं लेके आ सकता। लाइफ इन द सिटी फील्स डर्टी, नॉइजी एंड एम्प्टी। पोएट बोलना चाहते हैं कि सिटी की जो लाइफ है वो गंदी है, नॉइजी है, काफी आवाजों से भरी और खोखली है अंदर से। लोगों को लगता है कि शहर बहुत अच्छे होते हैं, पर असल में ऐसा नहीं है। A character sees a boring and lifeless romantic encounter showing how love has lost its meaning। एक कैरेक्टर इसमें दिखाया गया है जो सिर्फ फिजिकल प्लेजर के लिए दूसरों से बात कर रहा है, दूसरों से प्यार का दिखावा कर रहा है, पर जो लव, जो रियल लव है, उसका मीनिंग खोता चला जा रहा है। तो काफी दुखी है पोएट ये सब चीजों को देखकर, वो यही सब चीजें अपनी पोएम में बताना चाह रहे हैं। डेथ बाय वाटर। नाउ फोर्थ पार्ट में कवि ने बताया है एक आदमी के बारे में जो ड्राउंड मतलब जो डूब रहा है, जो हमें ये बताता है कि हर किसी का अंत यही है, हर किसी को लास्ट में डेथ होना है। एंड दैट चेजिंग मनी और ब्यूटी डजंट मैटर इन द एंड। तो आपका मनी के पीछे भागना, खूबसूरती के पीछे भागना कोई मैटर नहीं करता है, लास्ट में हम सबको उस एंड की तरफ ही जाना है, यही वो बताना चाह रहा है। ओके, now next is what the thunder said। now what the thunder said, this part talks about destruction। ठीक है, ये फिफ्थ पार्ट में वो डिस्ट्रक्शन के बारे में, वॉर के बारे में बता रहे हैं, जिसमें बता रहे हैं कि जब वॉर और डिस्ट्रक्शन, तबाही होती है, तो वो एक होप भी लेकर आती है। होप कैसे लेकर आती है? वो लोगों को जर्नी बताती है कि किस तरीके से लोग इस तरह से टूटे थे, जहाँ पे जो है इतनी लड़ाइयाँ हुई थी, पर तब भी लोग आगे बढ़ गए थे। ठीक है, एंड एट द एंड इट गिव्स एडवाइस इन 3 वर्ड्स फ्रॉम एन एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट। उन्होंने लास्ट में 3 वर्ड से एक एडवाइस देने की कोशिश की। पहला वर्ड गिव, सिंपैथाइज एंड कंट्रोल। ठीक है, मतलब जो भी है हमें देने की भावना रखनी चाहिए। देन नेक्स्ट चीज इज सिंपैथाइज, मतलब सिंपैथी रखना चाहिए, दूसरों के दर्दों को लेके हमें सिंपैथी रखना चाहिए। और कंट्रोल,
अपने आप पर कंट्रोल रखना चाहिए। द पोएम एंड्स विद द वर्ड पीस रिपीटेड 3 टाइम्स इन द संस्कृत। शांति शांति शांति, ये 3 वर्ड से पोएम एंड होती है, शांति शांति शांति। ओके, सो दिस इज द पोएम। सो जैसा कि हमने देख लिया था कि इसका जो मेन मैसेज है, द वर्ल्ड इज ब्रोकन एंड कंफ्यूजिंग, मतलब पोएट इज ट्राइंग टू से कि जो वर्ल्ड है वो पूरा की तरीके से टूटा हुआ है और पूरा कंफ्यूज्ड है, बट देयर मे स्टिल बी अ वे टू हील, पर हर किसी चीज को ठीक करने का कोई ना कोई तरीका जरूर होता है। इसलिए इस ब्रोकन वर्ल्ड को भी ठीक करने का तरीका है। हम इसे काइंडनेस के थ्रू, अच्छाई के थ्रू ठीक कर सकते हैं, सेल्फ कंट्रोल, खुद में कंट्रोल रख के इसको ठीक कर सकते हैं एंड दूसरों को समझ के। सो देयर आर सम वेज जब हम इस वर्ल्ड को काफी ब्यूटीफुल बना सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थीम्स। अब हमने क्योंकि इसके 5 पार्ट्स डिस्कस कर लिए हैं, अब इसकी थीम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट थीम इज डिसइल्यूजनमेंट एंड डिस्पेयर। मतलब आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन मेनी पीपल लॉस्ट होप एंड फेथ इन सोसाइटी। वर्ल्ड वॉर वन जब खत्म हुआ था तब उसके बाद काफी लोगों ने जो है होप छोड़ दी थी, उम्मीद छोड़ दी थी, और सोसाइटी पे भरोसा उनका टूट गया था। बस सोसाइटी पे, रिलीजन पे और जो ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं उस पर उनका भरोसा टूट गया था। नाउ द पोएम रिफ्लेक्ट्स दिस सैडनेस एंड कंफ्यूजन। तो पोएम इसी सैडनेस, इसी दुख और इसी कंफ्यूजन को जो है इसमें शो कर रही है। People in the wasteland seem lost, emotionally empty and disconnected from each other. तो इस पूरी पोएम में यही दिखाया गया है कि लोग जो है काफी डिस्कनेक्टेड, काफी अकेला फील कर रहे हैं और काफी खाली फील कर रहे हैं, खोखला फील कर रहे हैं। तो डिसइल्यूजनमेंट और डिस्पेयर, ये पहली थीम है। नेक्स्ट, लॉस ऑफ स्पिरिचुअल, लॉस ऑफ स्पिरिचुअल एंड मोरल वैल्यूज। ठीक है, नाउ इन लॉस ऑफ स्पिरिचुअल एंड मोरल वैल्यूज में यहाँ पे जैसे मैंने आपको थीम में बताया था कि पोएट ये कहना चाह रहे हैं कि, हाँ, पोएट ये कहना चाह रहे हैं कि लोगों ने अपनी स्पिरिचुअल वैल्यूज खो दी है वर्ल्ड वॉर वन के बाद, है ना। तो टीएस एलियट ने बताया कि जो मॉडर्न सोसाइटी हैज बिकम स्पिरिचुअली ड्राई, वो स्पिरिचुअली पूरी सूख चुकी है और मोरली भी वीक हो चुकी है। पीपल केयर मोर अबाउट मनी, लोग मनी के बारे में ज्यादा सोचते हैं, प्लेजर यानी सुख के बारे में ज्यादा सोचते हैं, मटीरियलिस्टिक थिंग जो है उसके बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, जबकि जो रियल वैल्यूज है, भरोसा, लव, प्यार, कंपैशन मतलब दया, ये सब वैल्यूज उनके अंदर से जाती जा रही हैं। दैट इज वाई पोएम को उन्होंने लिखा है कि द वर्ल्ड इन द पोएम इज लाइक अ स्पिरिचुअल वेस्ट लैंड, इसलिए उन्होंने इस वर्ल्ड को बोला है कि ये एक वेस्ट लैंड की तरह है। नाउ नेक्स्ट, फ्रेगमेंटेशन एंड chaos, chaos मतलब कंफ्यूजन। सो द पोएम जम्प्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड पर्सन टू पर्सन। तो पोएम में काफी कुछ दिखाया गया है, प्लेस, अलग अलग प्लेसेस दिखाई गई हैं, अलग अलग पर्सन बताए गए हैं, अलग अलग वॉइसेस का यूज हुआ है, लैंग्वेजेस का यूज हुआ है, जिसमें पोएट दिखाना चाह रहे हैं कि कुछ भी चीज हमेशा के लिए नहीं है, हर चीज जो है एक ना एक टाइम पे खराब हो जाती है। नेक्स्ट, सर्च फॉर मीनिंग एंड रिडेम्पशन। यहाँ पे लाइफ का मीनिंग क्या है ये सर्च करना चाह रहे हैं पोएट। ओके, दैट्स व्हाई उन्होंने पोएम बनाई कि अगर वर्ल्ड वॉर हो गई, इतने दुख आए, बट व्हाट इज द मीनिंग, हमारा अल्टीमेटली इस दुनिया में आने का अल्टीमेट गोल क्या है। तो पोएम में बताया कि दो इतनी सैडनेस है, इतने दुख हैं, इतने कंफ्यूजन है, बट वो कंफ्यूजन और दुख हमें ये भी बता रहे हैं कि लोग स्टिल सर्च कर रहे हैं कि इस जीवन में जीने का मकसद क्या है। पीस यानी शांति या सैल्वेशन या मोक्ष। इन द एंड पोएम ऑफर्स होप। एंड में जो है जो पोएट है वो होप यानी उम्मीद दे रहा है कि अगर हम जो है स्पिरिचुअल टीचिंग लाइक जो है, अगर हम जैसे हिंदू वर्ड्स हुए दिए हुए हैं यहाँ पे, दात मतलब गिव, व्यवधान मतलब सिंपथाइज, और दम्यता यानी कंट्रोल, अगर हम ये सब 3 चीजों को, दान मतलब दान करते हैं चीजों को, और अपने अंदर सिंपैथी की भावना रखते हैं और अपने अगर कंट्रोल रखते हैं, तो हम इस जीवन के मीनिंग को समझ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं अपनी लाइफ में और अपने दुखों को दूर कर सकते हैं। नाउ द फिफ्थ इज द डिक्लाइन ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। तो मेनी पार्ट्स ऑफ द पोएम शोज रिलेशनशिप्स दैट आर कोल्ड, एम्प्टी और बेस्ड ओनली ऑन फिजिकल अट्रैक्शन। तो पोएम में हमने पहले देखा था कि एक पार्ट में दिखाया कि इंसान सिर्फ फिजिकल प्लेजर को सर्च कर रहा है, सिर्फ फिजिकल प्लेजर की तरफ देख रहा है, बट रियल लव खोता जा रहा है। तो यहाँ पे वो यही बता रहे हैं कि जो रिश्ते हैं, जो रिलेशनशिप्स है, वो अंदर से खोखले हैं, सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन है लोगों का। एलियट ने बोला है कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो अपना डेप्थ और अपना जो कनेक्शन है वो खोता जा रहा है। डेथ एंड रीबर्थ।
तो यहाँ पे उन्होंने ये भी बताया है कि डेथ एंड रीबर्थ, पोएम ने बताया हुआ है कि डेथ, बट इट ऑल्सो इंक्लूड्स आइडियाज ऑफ रीबर्थ एंड रिन्यूअल। तो उन्होंने ये जरूर बताया कि डेथ एक सच्चाई है जिसे हमें सबको स्वीकार करके चलना चाहिए, जो एक दिन सबको आनी है, बट रिन्यूअल मतलब पुनर्जन्म भी एक सच्चाई है। उन्होंने बोला जैसे सीजन चेंज होते हैं, इलियट्स ने हिंट किया कि वर्ल्ड भी चेंज होता है। अगर पीपल जो है अपने स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक की ओर अगर बढ़े और अपनी मोरल वैल्यूज को अच्छा रखें तो वर्ल्ड भी वो चेंज कर सकते हैं। टी एस एलियट वाज हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी ऑथर्स, वो काफी इन्फ्लुएंस थे दूसरे ऑथर्स के। मैंने आपको बताया कि उन्होंने जो पोएम लिखी है उनकी मेन क्वालिटी ही यही थी कि काफी ऑथर्स के बारे में वो पहले पढ़ते थे, उनकी स्टोरीज और उनके वर्क्स को वो पढ़ते थे, फिर वो उसमें अपने आप का चीजें ऐड ऑन करके और फिर अपना एक कंपाइलेशन तैयार करते थे। तो उन्होंने मेनी ऑथर्स से वो इन्फ्लुएंस्ड थे और बहुत सारे रिलीजियस टेक्स्ट उन्होंने पढ़े हुए हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस उन्होंने पढ़ी हुई है जब उन्होंने वेस्टलैंड लिखी थी। तो उनका एक लौता गोल था कि कैसे वेस्टर्न कल्चर ने स्पिरिचुअलिटी को अंदर से खोखला बना दिया है, और उन्होंने बहुत सारे वॉइसेस एंड आइडियाज यूज किए हैं अलग अलग कल्चर से इस चीज को दिखाने के लिए कि किस तरह हमारी दुनिया जो है, हमारा समाज जो है चेंज होता जा रहा है और अंदर से खोखला होता जा रहा है। जैसे जैसे हम मॉडर्न हो रहे हैं वैसे वैसे हम अंदर से खाली होते जा रहे हैं। ऑथर्स एंड वर्क्स इलियट वाज इंस्पायर्ड बाय, तो अब वो ऑथर्स जिससे इलियट का ये वर्क जो था वो इंस्पायर्ड था। सो फर्स्ट वन इज विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर, एलियट ऑफन कोटेड और रेफरेंस शेक्सपियर्स प्लेस लाइक द टेम्पेस्ट, हैमलेट एंड एंटनी एंड क्लियोपात्रा। तो एलियट जो है उनके इन प्लेस से इंस्पायर थे। इसमें मैं आपको सिर्फ बता दे रही हूँ कि कौन कौन से पोएट हैं और उनका किस वर्क से वो इंस्पायर थे इलियट। सेकंड है डांटे। नाउ डांटे, इलियट ने डांटे का डिवाइन कॉमेडी को एडमायर किया है और उनकी जो इमेजरी, उनकी जो टोन है उसको स्पेशली अपने में यूज किया है। थर्ड, जॉफ्री शॉसर। जॉफ्री शॉसर का कैंटरबरी टेल्स स्पेशली पोएम की ओपनिंग में उन्होंने यूज किया हुआ है, उसी तरीके से उन्होंने अपने पोएम की ओपनिंग की है। सेकेंड, ओविड एंड वर्गिल। ओविड एंड वर्गिल क्लासिकल रोमन पोएट्स हैं जिनका वर्क में लव, मिथ, ये सब के बारे में दिया होता था। इन्हीं सब का रेफरेंस उन्होंने भी अपनी वेस्टलैंड पोएम में दिया है। देन जेम्स जॉयसी। नो जेम्स जॉयसी जो है एक मॉडर्निस्ट राइटर है जो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं अपनी राइटिंग्स के साथ। तो इसको भी इलियट ने काफी बारीकी से पढ़ा है और वो भी काफी इन्फ्लुएंस हुए हैं। नाउ नेक्स्ट इज चार्ल्स बॉडलेयर। चार्ल्स बॉडलेयर एक फ्रेंच पोएट है। अगर आपको इतने सारे नहीं भी लिखने तो आप इनमें से कोई 5 पोएम और उनके 2-3 वर्ड्स लिख सकते हो जिससे टी.एस. इलियट ने इंस्पायर होकर वेस्टलैंड लिखा था। ठीक है, लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसका मेन थीम ही यही है कि काफी सारे ऑथर्स, लैंग्वेज, टेक्स्ट बुक्स से इंस्पायर होके उन्होंने कंपाइल करके ये वेस्टलैंड बनाया था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आगे रिलीजियस और फिलोसॉफिकल इन्फ्लुएंस, तो अभी तो हमने देखा था कौन कौन से ऑथर से इंस्पायर हुए हैं, अब कौन कौन सी बुक्स उन्होंने पढ़ी थी जिससे इंस्पायर होकर उन्होंने वेस्टलैंड लिखा। फर्स्ट वन इज द बाइबल। तो सबसे पहले उन्होंने बाइबल पढ़ी थी जिसमें डेथ का रेफरेंस दिया हुआ है जो उन्होंने अपने में ऐड किया है। हिंदू टेक्स्ट, स्पेशली उन्होंने बृहदारण्यक उपनिषद, ये आप नाम मेंशन कर सकते हो, बृहदारण्यक उपनिषद को पढ़ा था और इसका मेंशन उन्होंने अपनी पोएम में किया हुआ है, जिसके कुछ वर्ड्स उन्होंने इससे लिए हैं, जैसे दाता मतलब गिव, दयाध्वम मतलब सिंपथी, दम्यता मतलब कंट्रोल। ये 3 वर्ड्स इन्होंने हिंदू टेक्स्ट से लिए हुए हैं। और लास्ट में शांति शांति शांति, ये भी हिंदू टेक्स्ट से लिया है जिसका मतलब होता है पीस पीस एंड पीस। नेक्स्ट इज बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म का जो फायर सरमन है डायरेक्टली मेंशन्ड इन पार्ट 2। पार्ट 2 में डायरेक्ट जो है, पार्ट 3 में डायरेक्ट उनका जो सरमन है जो बुद्ध जी ने बोला हुआ था वो डायरेक्ट इसमें लिखा हुआ है। नाउ लैंग्वेजेस यूज्ड इन पोएम, तो इसमें कौन सी लैंग्वेजेस का यूज हुआ है? तो सबसे पहले ये लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, ये आप इनको एक बार पढ़ लेंगे, इनको लिखेंगे तो काफी इंपैक्ट पड़ेगा। इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, लैटिन, ग्रीक एंड संस्कृत। सो दीज आर द लैंग्वेजेस जिनका इन्होंने अपने पोएम में यूज किया है। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्या रह गया है, लेट्स सी। सो these languages reflects Eliot's wide reading and show how he connected the ancient past with the troubled present। तो ये दिखाता है कि वो कितने इंटेलिजेंट थे एंड कितनी अच्छी पर्सनालिटी थी जिन्होंने पास्ट को प्रेजेंट से कनेक्ट करने की कोशिश की है। उनकी जो फेमस ओपनिंग लाइन है, इस लाइन को मैं चाहूंगी कि आप जरूर लिखें। यहाँ पे लिखा है
April is the cruelest month, breeding lilacs out of the dead land, mixing memory and desire, stirring dull roots with spring rain। जिसका मतलब होता है कि यहाँ पे उन्होंने अप्रैल को काफ़ी खराब मंथ बताया, जबकि आप हर जगह देखेंगे कि अप्रैल वन ऑफ द बेस्ट मंथ होता है, ठीक है। बट यहाँ पे उन्होंने स्प्रिंग को बेकार बताया, क्योंकि जब जब ये आता है लोगों को पास्ट की याद दिलाता है, जब वर्ल्ड वॉर वन हुआ था जिसमें लोगों ने अपने को खोया था, तो उसकी याद दिलाता है। इवन लाइलेक्स आर द फ्लावर्स, ये भी उसी चीज़ की याद दिलाते हैं। तो ये लाइन काफ़ी फेमस है, मैं चाहूँगी कि आप इन लाइन को अपने पोएम में ज़रूर ऐड करें। ओके, सो नाउ दिस इज ऑल अबाउट वेस्ट लैंड, एंड मैंने इसकी थीम्स, इसके पार्ट्स, इसका क्या क्या लैंग्वेजेस एंड किस किस चीज़ से इसको लिया गया है, सब डिस्क्राइब किया हुआ है। आई होप यू विल लाइक इट। इसका प्रिंटेड नोट्स भी आई विल सेंड यू ओके ऑन माई टेलीग्राम चैनल, एंड आई वुड लाइक कि आप इसको थरोली रीड करेंगे, एक बार रीड करेंगे, और अगर ऐसा ही आंसर आप लिख के आएंगे, इससे रिगार्डिंग कुछ भी आएगा आपसे बन जाएगा। सो टिल देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।